पूछता है भारत, जी हां पूछता है भारत कि जब कोरोना पर प्रहार सबको साथ मिलकर करना है, जब इस कोरोना ने आपको या मेरे को अकेले को नहीं पूरे भारत को झंझोड़ के रख दिया है और ये असलियत है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम साथ नहीं रहे, अगर हम एक साथ नहीं रहे तो इससे हार जाएंगे और ये आप भी जानते हैं और मैं भी। और ऐसे समय में चाहे वो कोई भी हो, राजनेता हो या कोई अपने आप को विश्लेषक कहता हो, बांटने की कोशिश करे, ये कहे कि कांग्रेस कर रही है, बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी कर रही है, एसपी नहीं, बीएसपी नहीं, तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा इस समय हमें सारे अपने आपसी विवाद भुलाकर भारत के लिए, भारत की जनता के लिए एक साथ आना पड़ेगा। हमारे राजनेताओं को, अगर प्रधानमंत्री आ सकते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। ज्यादातर ध्यान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यह हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। वहां के लोगों से जाके पूछिए, हर घर में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। और ये बोलते हुए किसी को कोई संतुष्टि या कोई खुशी नहीं होती है। पूरा भारत रो रहा है, आज परेशान है, पूरा विश्व हमें मदद करने के लिए आगे आ रहा है। जैसा मैंने कल भी कहा था, क्योंकि भारत ने उनकी तब मदद की थी जब उनको जरूरत थी, तो आज जब भारत को जरूरत है वो लाइन लगा के खड़े हैं। लेकिन हमारे अपने कहां हैं? सिर्फ ये कह के कि अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकता या योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते या फिर मनोहर लाल खट्टर के बस का नहीं या फिर बीजेपी की सरकार दिल्ली सरकार के साथ गलत कर रही है, ये कह के हम क्या साबित करना चाहते हैं? या वो लोग जो सिर्फ अपने बंद कमरों में बैठकर ये टिप्पणियां सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट कर देते हैं या अपने मोबाइल से कर देते हैं, क्या उन्हें मौका दिया जाए तो वो क्या बेहतर कर सकते हैं? आज की हालत ऐसी है दोस्तों, दर्शकों, ये समझना पड़ेगा कि देशवासी परेशान हैं। अस्पताल के बाद, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, उस मां को कैसे समझाओ कि उसके बेटे को हटाना पड़ेगा, ऑक्सीजन कमी है, दूसरे अस्पताल लेके जाओ। पॉसिबल है कि आप मुझे बताइए, है क्या मुमकिन कोई राजनेता कोई हो उस मां को समझा सकता है? क्या नहीं समझा सकता? तो जब असलियत आपको और हमको सबको पता है कि दिक्कत है, चंद दिन और हैं, उसके बाद इसको काबू में कर लिया जाएगा, मदद आ रही है, लेकिन समझना पड़ेगा जो असलियत है उससे निपटेंगे तभी जब एक साथ आएंगे। सोचिए यही सिचुएशन हो, लेकिन दिल्ली, यूपी, हरियाणा के बीच कम्युनिकेशन लाइन में कोई दिक्कत ना हो, किसी भी व्यक्ति को चाहे नोएडा में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे कानपुर में, 1 मिनट में जरूरत पड़े तो वो हरियाणा से उसको चीजें मिल जाए, दिल्ली वाले को यूपी से मिल जाए, हरियाणा से मिल जाए, यूपी वाले को दिल्ली से मिल जाए, तो क्या आप बताइए आपकी दिक्कतें आधी नहीं हो जाएंगी? मैं तो इससे आगे कहता हूं, जितने भी आज लोग आएंगे उन सबसे पूछूंगा, बताइए क्या पेशेंट को, आप एक मरीज को समझा सकते हैं क्या कि आपकी दवाई, आपकी जो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, एक भाई को समझाओ कि उसकी बहन इसलिए जिंदा है क्योंकि केंद्र सरकार से ऑक्सीजन आ रही है या फिर प्रदेश सरकार से ऑक्सीजन आ रही है। उसको क्या मतलब है भाई? मरीज को क्या मतलब है कि ऑक्सीजन कहां से आ रही है, दवाई कहां से आ रही है, रेमडेसिविर का इंजेक्शन कहां से आ रहा है, आईसीयू का बेड कौन दे रहा है, वेंटिलेटर का ये अस्पताल कौन बना रहा है? अरे उसको सुविधा चाहिए। आप लोग आपस में बात कीजिए, आप लोग आपस में बात कीजिए ना, दिल्ली हरियाणा से बात करें, यूपी से बात करें, आपस में बात कीजिए, क्या मतलब है? इसीलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब साथ आए। अगर आप सब साथ नहीं आएंगे तो दिक्कत सिर्फ बढ़ती जाएगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी और ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। पहला सवाल मेरा, जब सवाल पूछने वालों के पास निपटने का उपाय नहीं है तो इस लड़ाई में देश के साथ क्यों नहीं आ जाते? साथ आ जाइए ना। पूछता है भारत, क्यों नहीं आ रहे आप? दूसरा सवाल, कुछ लोग कोरोना से लड़ने के बजाय अपने देश से ही, अरे कोरोना से लड़ो, दुश्मन वो है, देश और देशवासियों से नहीं। पूछता है भारत, क्यों? तीसरा सवाल, कोरोना काल में देश में भ्रम फैलाने वालों की कोशिश करने वालों को, क्या ये गद्दार नहीं है क्या? इनको गद्दार क्यों ना बुलाया जाए? गद्दार क्यों ना बुलाया जाए इन लोगों को? चौथा सवाल आज पूछता है भारत में, कोरोना को लेकर देश पर सवाल उठाने वाला ये वायरस, साथ में आइए। सवाल बाद में उठाएगा, उसका समय भी आएगा, अभी साथ में आइए। इनका क्या इलाज है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत।
कोरोना के खिलाफ देश महायुद्ध लड़ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी देश की धड़कनें बढ़ा रही है। लेकिन संसाधनों की कमी से जूझ रहे देशवासियों का कोरोना के खिलाफ जंग में हौसला बरकरार है। कोरोना के खिलाफ हर हिंदुस्तानी अपने तरीके से लड़ रहा है। इस लड़ाई में पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। विदेशों से लगातार मदद मिल रही है। अमेरिका से दवाइयां आ रही हैं। ब्रिटेन से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई। फ्रांस, सिंगापुर के साथ साथ खाड़ी देश इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। ये मदद हमें हौसला दे रही है कि हम कोरोना से जरूर जीतेंगे। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और इस युद्ध में उसकी मदद के लिए पूरी दुनिया के देशों ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। यूनाइटेड किंगडम से अब तक भारत के पास 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंच चुके हैं, जबकि अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। भारत की इस लड़ाई में पूरी दुनिया उसके साथ आकर खड़ी हो गई है और भारत की वैक्सीन मैत्री के साथ साथ ये भारत की कूटनीतिक जीत भी साबित हो रही है। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री ने पूरा जोर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क साध रहे हैं। इस लड़ाई में पूरा देश एक साथ खड़ा है। आम आदमी के साथ साथ सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर प्राणवायु की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन इस संकट की घड़ी में कई पार्टियों के चेहरे पर सियासी चश्मा चढ़ा हुआ है। ये लोग अभी भी सिर्फ सवालों की सियासत कर रहे हैं। कोरोना से कैसे निपटेंगे इसका जवाब इनके पास नहीं है। उपाय नहीं है, सिर्फ समस्याओं की अंबार लगा रहे हैं। रोड़ा बन रहे हैं इस लड़ाई में। ये लोग अपने लिए हर वक्त सियासी ऑक्सीजन ढूंढने में लगे रहे। पर अब ये देश पल पल रंग बदलने वाले इन चेहरों को पहचान चुका है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी अपने ही परिवार को देखें और उनके ट्वीट्स को देखें और उनके भाषण को देखें तो समझ में आएगा कि वो कोरोना से नहीं, वो देश की सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और उनको बीजेपी से लड़ाई करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आज राजनीति छोड़ के सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ कलेक्टिव एफर्ट हो और कोरोना को हराने में हम एक दूसरे का साथ और हाथ बटाएं। कोरोना के वायरस से तो चंद दिनों में ये देश निपट लेगा, पर हमें उन लोगों से भी निपटना है जो इस जंग के सिपाही बनने की बजाय देश से गद्दारी कर रहे हैं। इन्हें पता है कि इनके पास ये मुद्दे उठाने के लिए सिर्फ कुछ दिन ही है, इसलिए ये लोग इस आपदा का भरपूर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए आज सवाल यह है कि जो लोग देश को ऐसे गुमराह कर रहे हैं, क्या उन्हें माफ किया जा सकता है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ 2 प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मेडिकल सर्विसेज मंत्री हैं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी हैं। मेरे साथ मानव जायसवाल है। मेरे साथ AK वाजपेयी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के। मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता आज आए नहीं है। संबित पात्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं दोनों प्रदेशों के मंत्रियों के पास। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के पास आ रहा हूं। मंत्री जी, दिक्कत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जनता सुन रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अनुसार क्या चीजें बेहतर हुई हैं? कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक साक्षात्कार किया था, उसमें उन्होंने कहा कि चीजें सुधर रही हैं। ग्राउंड पे क्या आपको रिपोर्ट आ रही है सर? साफ नहीं आ रहा जी, मैं जय प्रताप सिंह जी के पास जा रहा हूं, अगर आपको आवाज आ रही है। वैश्विक महामारी। जय प्रताप सिंह जी, अगर आपको आवाज आ रही है जी। वैश्विक महामारी कोविड-19, और इसका नाम इसलिए वैश्विक महामारी रखा गया क्योंकि पूरे विश्व में और पूरे देश में हर जगह ये फैला हुआ है। एक वैश्विक महामारी का आप तुलना किसी अन्य बीमारी से नहीं कर सकते हैं, और जब भी इस तरह का कोई परिस्थिति बनती है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो उनके जो भी आपके चिकित्सा सुविधाएं हैं या जो भी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा इस तरह के इसमें कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ये पिछले साल आया था उसी तरह इस साल भी हम लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं। तेज तीव्रता के साथ ये वैश्विक महामारी और बढ़ा है। इन्फेक्शियस स्प्रेड इसका बहुत तेज़ी से हुआ है। इसका म्यूटेट होने के बाद इसके सिम्टम्स बिल्कुल बदल चुके हैं, और बदलने के बाद जो भी हमारे पास कारगर दवाई होती है या जिस तरह से भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो उसी तरह हम लोग प्रयास करते हैं अपने जो भी संसाधन हैं। तो भारत में जब से ये आया हुआ है, भारत ने अपने संसाधन बढ़ाते गए। हम भी उत्तर प्रदेश में अपने संसाधन हम बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमको
सुविधा प्राप्त हो रही है, वैसे हम इसको सर मैं आपको रोक रहा हूं जय प्रताप जी। एक प्रकार से देखिए वैक्सीनेशन, मैं ये जानता हूं कि एक वैश्विक महामारी है, मेरे को पता है कि पूरा भारत इससे बेखतरा। मैं आपसे स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश का इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि जब आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री और जब वो कोविड पॉजिटिव हुए उससे 3 दिन पहले मैं उनके साथ खुद ट्रैवल करके बंगाल से आया था। वो कह रहे थे कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना भयावह है कि इसको काउंटर करना किसी के लिए इस समय पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश पूरी हो रही है, लेकिन मैं ग्राउंड से पूछ रहा हूं क्योंकि त्राहिमाम चारों तरफ मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। आपको क्या फीडबैक अपने सिस्टम से आ रहा है? क्योंकि आपका भी एक अपना सिस्टम होगा मंत्री जी, आपके सिस्टम से क्या फीडबैक आ रहा है? चीजें बेहतर हो रही हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है, आईसीयू बेड है सर अब जिलों में? तो कम समय के अंदर आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है तो यूपी में शॉर्टेज नहीं है, पूरे देश में है, जिसका पूरा व्यवस्था प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न ऑक्सीजन प्लांट्स के द्वारा हर एक राज्य को आवंटन भी किया गया है। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन लगभग बंद हो चुका था, एक्सपोर्ट होता था, पुनः उसको बुला के सभी कंपनियों को तैयार किया गया, एक्सपोर्ट प्रतिबंध लगाया गया। आज सभी कंपनी अपने उत्पादन को बढ़ा के थोड़ा थोड़ा करके एक अलॉटमेंट के आधार पर हर राज्य को दे रहा है। तो दोनों चीज़ की जो कमी थी, वायरस के म्यूटेट होने के नाते, सिम्टम्स चेंज होने के नाते ऑक्सीजन की आवश्यकता और रेमडेसिविर की आवश्यकता जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो दोनों चीज़ की शॉर्टेज हुई है। 30% एक्स्ट्रा आपके इन्फेक्शन के स्प्रेड की वजह से पेशेंट्स की अधिक संख्या बढ़ चुकी है। हर एक संसाधन आपके पास जो है उस पर पूरी तरह से वो कारगर नहीं हो पा रहा है। संसाधन हम लोग प्रतिदिन अपने बेड्स की व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरा कर रहे हैं सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। रेमडेसिविर का जितना भी संख्या हमको 7 कंपनियों के द्वारा आवंटन होता है, उसका 75 जनपद में उसका आवंटन करके जो भी पेशेंट होता है उसको देने का हम प्रयास करते हैं। ये मैंने शॉर्ट में आपको इस पूरी व्यवस्था के बारे में बताया। देखिए बिल्कुल मंत्री जी, और मैं सीधा जा रहा हूं अब मध्य प्रदेश जी। देखिए मैं जा रहा हूं सीधा सारंग जी के पास। सारंग जी, जय प्रताप जी कह रहे हैं चीजें सुधर रही हैं, जय प्रताप जी कह रहे हैं कि चीजें बेहतर हो रही है, लेकिन दिक्कत है पूरे देश में। आपके प्रदेश से क्या फीडबैक है? देखिए ऐश्वर्य जी, ये बात सही है कि ये बीमारी नहीं महामारी है, और जब महामारी आती है तो हमें सभी व्यवस्थाएं छोटी दिखने लगती हैं। सारंग जी, पर हम मध्य प्रदेश में लगातार इस संकट का सामना पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, और इसीलिए जहां तक हमारे यहाँ इस पूरे संकट से निपटने की बात है, हम लगातार इस संकट से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, बिस्तरों को बढ़ाने की बात हो, और बिस्तर में भी हर स्तर का बिस्तर, चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्ट का बिस्तर हो, एचडीयू हो, आईसीयू हो, वेंटिलेटर्स हो, दवाइयों की बात हो, या बहुत महत्वपूर्ण चुनौती जो है ऑक्सीजन, उसकी आपूर्ति की बात हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख तक हमें जितनी खपत है उस अनुपात में हमने अपनी आपूर्ति को सुनिश्चित किया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ठीक ढंग से ऑक्सीजन का हो सके, समयबद्ध प्लान के हिसाब से ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंच सके। हमने ऑक्सीजन के टैंकर को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है, हम पुलिस की गाड़ी से उसकी पायलटिंग कराते हैं, हर टैंकर में हम 2 पुलिस वाले बिठाते हैं। इन सब का प्रयास के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम इस महामारी से निपट सके। पर यह बात सही है कि संकट बड़ा है, चुनौती बड़ी है, और केवल यही नहीं, केवल इलाज तक ही सीमित नहीं है, इस चेन को हम कैसे ब्रेक करें। दोनों मंत्री हैं, मैं ये आप दोनों से सवाल पूछ रहा हूं सारंग साहब, आप भी हैं और जय प्रताप सिंह जी भी हैं। मैं आप दोनों से ये एक सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि बात एक प्रदेश की नहीं है। आप लोग राजनेता भी हैं, मेरे साथ संबित पात्रा भी है, मेरे साथ विपक्ष के भी नेता है। मेरे को पता है आप दोनों को जाना है, बैठकें लेनी है, समीक्षा लेनी है। जय प्रताप जी, आपको कॉल्स आ रहे हैं, यूपी बड़ा प्रदेश है, समस्या बड़ी है, लेकिन ये बताइए इस समय ये कहना कि दिल्ली यूपी की मदद नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश राजस्थान की मदद नहीं कर रहा, हरियाणा दिल्ली की मदद नहीं कर रहा, जनता की मदद कैसे होगी अगर आप राजनेता ही, अगर विपक्ष और सत्ता साथ नहीं आएगा तो भारत की जनता कैसे मदद की
उम्मीद कर सकती है? जयप्रताप जी, पहले आपसे पूछ रहा हूं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आप फेल हो गए हैं, वो साथ में आने के लिए तैयार नहीं। देखिए अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने 16वें बैठक में वीसी में सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर से वार्ता की थी और उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि जो भी उनने आवंटन ऑक्सीजन का किया है कोई राज्य उसका उल्लंघन नहीं करेगा। जिन जिन जगहों पर हमको ऑक्सीजन लाना है उन राज्यों से हम अपना ऑक्सीजन लेके आएंगे, कहीं कोई विवाद नहीं है। हर एक राज्य को ऑक्सीजन पहुंचाना, हर एक राज्य को दवाई पहुंचानी है और इस संकट का मुकाबला करना है। अपने राज्य के अंदर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरा मुकाबला इसका करेंगे। जितने भी इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, फिर भी आज हमारे पास 2020 के मुकाबले बहुत सारे संसाधन बन चुके हैं और हमारे पास अनुभव भी है। उस अनुभव और संख्या को देखते हुए, संसाधन को देखते हुए हम अपनी संसाधन को और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे और किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए इसमें। वैश्विक महामारी में क्या राजनीति और क्या करें? अगर हम इंसान हैं, अगर हम बच जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। जैसे प्रधानमंत्री बोलते भी हैं, जान है तो जहान है। तो मिल के हम सबको इसका मुकाबला करना है, अपने संसाधन जुटाना है, अपना अनुभव जुटाना है, अपने जो भी हमारे पास साइंटिफिक जानकारी है उसके आधार पर हमको ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट का करना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पेशेंट हमारा जिस तरह के भी हो उसका मृत्यु न हो, हर प्रकार का उसको सुविधा प्राप्त हो जाए, उसको उपचार मिले। बस ये हमारा उद्देश्य रहता है। आपका उद्देश्य बहुत बहुत धन्यवाद। सारंग साहब, आप बताइए, आपके प्रदेश में भी कमलनाथ कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में पहुंच गया है। कमलनाथ कह रहे हैं कि आपकी सरकार फेल हो गई है। नेता अभी भी कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, एसपी बीएसपी कर रहे हैं, जनता के लिए साथ आने को तैयार नहीं है, चाहे दिल्ली हो चाहे आपका प्रदेश हो। सारंग साहब। ऐश्वर्य जी, मेरे को आपकी आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही, पर जो पहला क्वेश्चन था मुझे लगता है वैसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि इस महामारी में जो राजनीतिकरण हो रहा है ये इसी से रिलेटेड शायद आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू लिसन योर वॉइस। मुझे लगता है कि यदि वही क्वेश्चन है तो ये बात सही है कि इस फेडरल सिस्टम में जहां एक दूसरे के सहयोग से हमें इस संकट का निवारण करना चाहिए, वहां कुछ लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। और केवल आज से नहीं, पूरे एक साल से जब से ये कोरोना का संकट आया है, जब से चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वैक्सीन बनाने की बात हो, वैक्सीन लगाने की बात हो, या फिर से इस सेकंड वेव में बातें रखने की बात हो, सब में हम देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है और ये बहुत ही शर्मनाक है। मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता ऐश्वर्य जी कि इस देश में विपक्ष के नेता जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ये कहते हैं कि वहां की स्थिति यदि खराब है तो उसका दोषी वहां का मुख्यमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी का है, और जिस राज्य में किसी और दल की पार्टी है वहां कहते हैं कि यदि इस राज्य में स्थिति गड़बड़ है तो इसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए सारंग साहब, ये सब बंद करना पड़ेगा। मैं पैनल खोल रहा हूं, देखकर आए। सारंग साहब मैं पैनल खोल रहा हूं, सारंग साहब मैं पैनल खोल रहा हूं। निश्चित विश्वास जी, मैं पूरा पैनल खोल रहा हूं। प्लीज रुके, आप प्लीज 5-7 मिनट और रुके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जरा सुने भी, क्योंकि जरूरत है आपको भी और हमको भी आपका मत सुनने की। मेरे साथ संबित पात्रा है, मेरे साथ पूरा पैनल है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा है मेरे साथ और भी बड़े बड़े नेता, पूरा पैनल है मेरे साथ। मैं जा रहा हूं उनके पास। AK वाजपेयी है, शैलेश पांडे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं। संबित पात्रा जी, आपने 2 प्रदेशों के मंत्रियों को सुना, कह रहे हैं कोशिश हो रही है लेकिन महामारी भयावह है। तो सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा देश इससे जूझ रहा आज की तारीख में। संबित पात्रा और रत्नाकर त्रिपाठी जी। देखिए, पहले तो बिल्कुल सही कहा, सभी मंत्रियों ने एक बात बिल्कुल सही कही कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ भारतवर्ष कैसे टीम इंडिया के अंतर्गत इस जंग को जीते, ये प्रयास होना चाहिए। मगर इस विषय पे मैं अधिक कुछ बोलूं, अभी जो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन पास किया है, वो ऑब्जर्वेशन हम सबको जान लेना चाहिए। 2-3 विषय मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा है दिल्ली सरकार को, गेट योर हाउस इन ऑर्डर, इनफ इज इनफ, इफ यू कैन डू इट टेल अस, वी विल आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ओवर, पीपल आर डाइंग। देखिए, आज से पहले आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी आते थे, मतलब
बहुत ही भोला भाला बन के वो इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जैसे वो तो सारा कुछ सही कर रहे हैं, बाकी सब लोग दोषी। मगर आज जिस प्रकार से फटकार लगाया है उनको दिल्ली हाईकोर्ट ने, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की स्थिति को एक्सपोज कर दिया है और अरविंद केजरीवाल जी को भी उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में आज से 4 दिन पहले जहां 20 मरीजों की मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, जयपुर गोल्डन के जो काउंसिल थे सचिन दत्ता जी, वो भी आज कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा है, आज उनके सारे के सारे टिप्पणी कोर्ट के सामने है, पब्लिक डोमेन में है, कि हम ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें करते रहे दिल्ली सरकार के नोडल ऑफिसर्स को, मगर दिल्ली सरकार ने हमें सप्लाई नहीं दिया और सप्लाई चेन को खराब करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो दिल्ली सरकार है। ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी आज हमने देखा कि अखबारों में 2-3 विषय प्रधानता के साथ छपी है और मैं तो उद्धव ठाकरे जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा कि कोई राजनीति हम नहीं करना चाहते, मगर जैसे आप एक एम्बुलेंस के अंदर 22 लाशों को भेज करके भीड़ जिला में संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, मुझे लगता है लाशों को इस प्रकार जानवरों की जैसी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। और मैं उद्धव ठाकरे जी से कहूंगा, कृपया करके आप ऐसे काम ना करें। दूसरी बात, आज अखबारों में ये हेडलाइन है कि महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि एनसीपी के एक मंत्री ने कह दिया है हम तो वैक्सीन मुफ्त में देंगे, तो कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस कह रही है आप संबित पात्रा जी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं लड़ रहे हैं, संबित पात्रा जी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ाई हो रही है। संबित पात्रा जी, मैं ये कह रहा हूं, जब आप ये कहते हैं ना कि सिर्फ महाराष्ट्र में लड़ाई हो रही है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में नहीं हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या आपको ब्लेम नहीं कर रही है? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी यूपी के मुख्यमंत्री को ब्लेम नहीं कर रही है? क्या मनोहर लाल खट्टर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं? और वो तो छोड़िए, क्या वो प्रधानमंत्री को ब्लेम नहीं कर रहे हैं? रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर कोर्ट ये कह रहा है और मैं कह रहा हूं, आप या मैं या फिर संबित पात्रा या फिर विश्वास सारंग नहीं, मंत्री जी नहीं, मैं कह रहा हूं दिल्ली का हाई कोर्ट ये कह रहा है कि अगर दिल्ली सरकार से नहीं समझ रहा है तो बता दीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट केंद्र सरकार को बोल देता है। यानी एक बात तय है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे कोई भी बोल रहा हो, किसी भी तरफ से लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कुछ है नहीं। अगर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती तो दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं बोलना पड़ता, दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं बोलना पड़ता कि हमें बता दो, हम केंद्र सरकार को बोल देते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, 100 खुलूस बातों में सब कर्म ख्यालों में, बस जरा वफा कम है देश चलाने वालों में। आपको मेरी आवाज आ रही है ऐश्वर्या जी? हाँ हाँ, आप वेरीफाई करिए। आ रही है, बिल्कुल बाबुलंद आ रही है, बोलिए। नहीं, करिए रत्नाकर जी, आप वेरीफाई करिए। आ रही है नमस्कार, बेवफाओं की आवाज आ रही है बेवफाओं की आवाज। 100 खुलूस बातों में सब कर्म नहीं, रत्नाकर जी, एक तो मैं निवेदन करूंगा, मर रहे हैं और अगर हाईकोर्ट को इतना और ना ही संबित भाई रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आज उम्मीद नहीं करता, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपको बोलना है, बोल लीजिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं चुप हो जाऊँ। आप बोलिए। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बोलिए। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, हमको चाहे जो बोल रहा हूँ, इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम ठहाके ना मारे, हंसे ना। कभी बोलिए सर, बोलिए। कभी कभी छोटों की भी सुन लिया जाता है संबित भाई। अरे सर, आप बड़े भाई हैं, बोलिए। हाईकोर्ट को अगर लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, बर्खास्त कर दे। पूछ क्या रहे हैं? अगर उन्हें लगता है कि हालात काबू के बाहर है तो बर्खास्त कर दे। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट कहती है अशोका होटल में जाके 100 बेड 100 कमरे रिजर्व रहने चाहिए जुडिशियरी के लिए। क्यों? ये गलत, ये कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुन लीजिए त्रिपाठी जी, आपने गलत कहा। कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि उनके लिए 100 बेड का कोई भी अस्पताल खोला जाए। आज कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हमारे नहीं कहा था, फिर भी रिजर्व करने के लिए कोर्ट ने नहीं कहा था। अवमानना का मुकदमा कर देगी दिल्ली हाईकोर्ट और क्या करेगी? जी, गलत बात है। कोर्ट ने नहीं कहा था कि हमारे लिए रिजर्व किया जाए। प्लीज आप ऑर्डर देखिए, कोर्ट ने अभी इसका संज्ञान लिया है, ऑर्डर भी पारित किया है। सर, मेरी बात सुनिए। गुरुजी आप बोलने नहीं देते, हमारे ऊपर अवमानना का मुकदमा कर दीजिएगा, छोड़िए ना, हाईकोर्ट कर देगी। आप गलत बोल रहे थे, इसलिए जेल लूंगा मैं, उसमें कौन सी बात है? जहां तक रही बात आपकी राजनीति करने न करने की, तो ये बात जान ली ऐश्वर्या जी, कुछ महीने पूर्व ही प्रधानमंत्री जी ने इस बात का मजाक उड़ाया था लोगों का कि लोग कह रहे थे सुनामी आएगी, 7 से 8 दावोस पे कहा था 7 से 8 करोड़ लोग जो है उस पे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हमने पूरी तरह कोरोना कंट्रोल कर लिया है। आपको मैं लेटेस्ट बात बता रहा हूं,
परसों रात को शाम को 5 बजे से कल शाम 5 बजे तक आपके यहाँ के कॉल आने के पहले मैं अपनी भतीजी के दूसरे चीज के इलाज के लिए बीएचयू अस्पताल में था। रात भर में मैंने अपनी आंखों से 17 लाशें गिनी और सुबह सीएमओ ने कहा 7 लोग मरे। सेंटर यहाँ कम से कम 12 है, प्राइवेट अस्पताल छोड़ दीजिए। और सुन लीजिए 750 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है बीएचयू के एम्फी थिएटर में। लोग मरते रहे, लेकिन चूंकि 2 मई को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे इसलिए बेड का उस समय उद्घाटन नहीं होगा, लोग वहां पर नहीं जाएंगे। जब 2 मई को माननीय महामंत्री जी प्रधानमंत्री जी कहेंगे। समित पात्रा जवाब दे रहे, समित पात्रा बोलिए, समित पात्रा बताइए, ये कंप्लीट कर ले। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने सुना आपको और मैं आपको सम्मान करता हूँ, आपको इज्जत भी करता हूँ, मगर त्रिपाठी जी आपने अभी के अभी जो फेक न्यूज फैलाया है, मैं चाहता हूँ कि उस फेक न्यूज के ऊपर जो है आप सफाई दें। पहला फेक न्यूज आपने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट उनके लिए सर मैंने सुना आपको पूरा, आप सुन लीजिए। आपने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 100 बेड रिजर्व किए जाएं। ऐसा कोई ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को फटकार लगाया है और कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, आपने ये क्यों किया है, इसका जवाब दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि अस्पताल को प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे इसलिए अस्पताल खोला नहीं जा रहा है। ये कितनी गलत बात है भाई साहब। आप देखिए पूरे देश में 20 लाख बेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐड किया है। दिल्ली में आप देखिए आज के आज 1000 बेड का डीआरडीओ हॉस्पिटल खोला है। ये प्रधान नहीं आप गलत फिर आप बोल रहे थे अभी कि बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़कर के साथ रह गया, आप दूसरों के बीच में बोल रहे हैं। अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, फिर आप बोलते हैं कि दूसरे बीच में ना बोले। अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपको बिल्कुल त्रिपाठी जी एक वाजपेयी जी आ रहा हूँ। ये जो गांधी परिवार है, आप जरा इनका देखिए किस प्रकार से ये कारनामा करते हैं। पहले एक मनमोहन सिंह जी से चिट्ठी लिखवा दिया, उसके बाद राहुल गांधी से चिट्ठी लिखवा दिया, फिर 2 दिन बाद सोनिया गांधी एक चिट्ठी लिखेंगी, फिर प्रियंका गांधी एक चिट्ठी लिखेंगी। ये सारे लोग बैठे कर चिट्ठी लिखते रहेंगे। और क्या चिट्ठी लिखेंगे? पहले लॉकडाउन लगाओ तो कहेंगे कि ये तुगलकी लॉकडाउन क्यों लगा दिया, लॉकडाउन हटाओ तो लॉकडाउन क्यों हटा दिया, वैक्सीन लगाओ तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वैक्सीन क्यों लगा दिया, वैक्सीन क्यों लगा दिया और वैक्सीन फिर क्यों नहीं लगा रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ शैलेंद्र भाई, आप बड़े हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है संबित पात्रा जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, वाजपेयी जी, 1 मिनट। आप लोगों को सुनना, आप देखिए आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं, भारत रो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। आपको दुनिया देख रही है, भारत की जनता देख रही है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं संबित पात्रा जी और रत्नाकर वाजपेयी जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। संबित जी आ रहा हूं संबित जी, संबित पात्रा जी, मेरा आपसे भी वही सवाल है और वही सवाल रत्नाकर त्रिपाठी जी से भी है कि क्या उस मां को बता सकते हो कि उसके बेटे की तबीयत इसलिए ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ऑक्सीजन नहीं आई? उसको क्या मतलब? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि क्या राज्य सरकार दे रही है कि केंद्र सरकार दे रही है? उसको क्या मतलब कि उसका रेमडेसिविर का इंजेक्शन यूपी की सरकार कर रही है कि केंद्र की सरकार कर रही है? अरे जान बचाइए, सब भारतीय हैं। इससे पहले मुझे बताइए, मुझे नहीं पता, मेरा जीवन काल में मेरे को नहीं समझ आ रहा है, आप लोग बताइए मेरे को, रत्नाकर त्रिपाठी जी, इससे पहले क्या कभी संबित पात्रा जी, मैं जा रहा हूं कि कभी महसूस हुआ कि आप किस प्रदेश में रहते हैं वो इतना महत्व? हम सब भारतीय हैं। अभी लगने लगा है कि दिल्ली में हो तो ये दिक्कत है, यूपी में होना चाहिए था या फिर राजस्थान में होना है तो ये दिक्कत है, हरियाणा में हो तो ये दिक्कत है। अरे कभी इस तरह की दिक्कत राज्य सरकारों के बीच? और जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि बॉर्डर नहीं है, जाओ उस अस्पताल के बाहर देखिए, आप लोग सब कह रहे हैं ये बात की हाल खराब है। अस्पताल के अंदर जो है बेचारा, उसको क्या मतलब कि इंजेक्शन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कराया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कराया कि खट्टर ने कराया कि केंद्र सरकार ने कराया? इंजेक्शन दे दो बस, बात इतनी है। आप लोग आपस में आइए ना, जनता देखती है, आपको सबको जाना है जनता के पास। आप लोग तो समझिए संबित पात्रा जी, इसका क्या सोल्यूशन है? साथ में कैसे आएंगे? दुश्मन तो कोरोना था, हम आपस में लड़ने लगे। आपको शायद मैं इसका जवाब देता हूं। ये एक करके रत्नाकर जी, ये सवाल मेरे से पूछा गया, मेरे बाद आप बोल दीजिएगा। और ऐश्वर्या जी ने बिल्कुल सही कहा, ये तूती में करने का समय नहीं है। या तो ऐश्वर्या जी ने मुझे पहले बोलने के लिए, त्रिपाठी जी प्लीज बोल लो,
मैं चिल्ला। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने कहा कि आखिर ये मिलके लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ। जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं कि आप देखो, बिल्कुल सही कहा अभी विश्वास सारंग जी ने, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां आप कहते हैं कि अच्छा ये जो है ये मुख्यमंत्री दायी है। जिस राज्य में आपकी कांग्रेस की सरकार है आप कहते हैं प्रधानमंत्री दायित्ववान है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने खराब काम किया। कुछ अच्छा हो जाता है, महाराष्ट्र में केसेस घटे तो कल मैं देख रहा था, ट्वीट हुआ है कि वाह महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उद्धव जी थैंक यू सो मच, केस घट गए। मतलब केस बढ़े तो मोदी जी हाय हाय, और केस घट जाए तो उद्धव ठाकरे जय जय। देखिए इस प्रकार की जो क्रेडिट टूल किट पॉलिसी है, इसको याद रखिए, क्रेडिट टूल किट पॉलिसी। ये टूल किट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े बड़े लीडर्स जैसे आदरणीय प्रियंका गांधी भी टूल किट का इस्तेमाल कर रही है। मैंने 2-3 दिन पहले आदरणीय सीताराम येचुरी जी, इतने बड़े लीडर हैं, उनके बेटे का दुखद निधन हो गया, हम सब हतप्रभ थे। उस समय भी प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया वो टूल किट से पिकअप किया। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये भी तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए सर, सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। कंप्लीट करने के बाद आप डिबेट करवा दीजिएगा उनके साथ। उंगली उठा के बोलने से नहीं होता पांडे जी। सर पांडे जी, मैं पांडे जी एक सेकंड सुन लीजिए। मैं अभी रत्नाकर जी से सवाल पूछ रहा हूँ, वो कांग्रेस के, मैं रत्नाकर जी से बात कर रहा हूँ। रत्नाकर जी ने सवाल पूछा था। देखिए रत्नाकर जी, मैं कंप्लीट कर लूँ। मैं डायरेक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूँ, जरा पांडे जी का वॉल्यूम जरा कम कीजिए, मेरे को रत्नाकर जी का रखिए और जरा एक एक करके बोलेंगे। रत्नाकर जी, मैं आप लोगों को समझना पड़ेगा, जनता परेशान है, आप लोगों को सुनती है। रत्नाकर जी, मैं बहुत विनम्रता से खत्म कर रहा हूं 10 सेकंड में। देख, टूल किट क्रेडिट पॉलिसी, आदरणीय प्रियंका जी ने जो किया 3-4 दिन पहले, हमारे सीताराम येचुरी इतने बड़े लीडर है, किसी पार्टी के हो उसमें कोई बात नहीं है, हम सब सम्मान करते हैं। उनके बेटे का दुखद निधन हुआ, कॉन्डोलेंस सबने दिया, उसमें प्रियंका जी ने टूल किट से उठा करके प्लीज ट्वीट, पहले सीताराम केसरी लिखा, बाद में उसको करेक्ट करके सीताराम येचुरी किया। ये भी कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता है क्या? ये सब कुछ कॉपी पेस्ट क्यों किया जा रहा है? ये खेल ट्विटर का नहीं है साहब। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, चिट्ठी ट्विटर नहीं साहब, एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुई। इसमें कोई जीतेगा नहीं, जीतेगा तो हिंदुस्तान ही जीतेगा, वरना हम सब हारेंगे। इसलिए इस प्रकार से टूल किट क्रेडिट पॉलिसी छोड़ना पड़ेगा और हम सबको अच्छा बताइए। पांडे जी अब बोलिए, पांडे जी अब बोलिए, क्या है पांडे जी? अब आप बोलिए, अब जो आप उंगली उठा के जो आप पूछना चाह रहे थे, पांडे जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, पांडे जी बोलिए। जी जी, पांडे जी के पास जा रहा हूं। पांडे जी और एक वाजपेयी जी, मैं ये बोलिए पांडे जी, मैं मेरे मित्र समित पात्रा जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो उनको ये भी समझना चाहिए। मैं 2 विषय की बात करूंगा, ज्यादा नहीं। पहली बात, जब कोरोना बढ़ने लग गया तो जब हम आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी और हमारी सरकार ने उस पर कठोर निर्बंध लगाने की बात की तो देवेंद्र फडणवीस जी ही सबसे सामने आए और बोले अगर लॉकडाउन लगता है, कठोर निर्बंध लगता है तो हम रास्ते पर उतरेंगे। विद्यार्थियों को लेकर रास्ते पर उतर के आंदोलन शुरू किया इन्होंने, बाद में व्यापारियों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। मुझे बताइए, ये जो दृश्य दिखाया महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, तो ये क्या वो साबित कर रहे थे कि हमको, यानी कि भाजपा को पांडे जी छोड़िए, मिलकर काम करना था? क्या केंद्र की सरकार राज्य के साथ मिलकर काम करने की? ये देवेंद्र फडणवीस जो उनके वरिष्ठ नेता है, विरोधी पक्ष नेता है, ये उनकी ये भावना थी? ये क्या भावना थी? दूसरी बात, जब ऑक्सीजन की बात हुई, आदरणीय उद्धव प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। वाजपेयी जी, वहां ना बीजेपी, ना आप, ना कांग्रेस, ना कोई पार्टी, वाजपेयी जी, कोई भी पार्टी ये कहने को तैयार नहीं है कि अगर कोई गलती हुई तो छोड़ो भाई, माफ करो, भारत की जनता के लिए तो एक साथ आ जाओ। वाजपेयी जी, कोई भी एक पार्टी ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, चाहे पांडे जी हो, संबित पात्रा जी भी इल्जाम लगा रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं सबसे ये कह रहा हूं यार, आप भारत की हालत तो देखिए। कोई एक प्रदेश नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र या यूपी या दिल्ली नहीं है, पूरा देश झेल रहा है। 2-2 प्रदेशों के मंत्री थे, परेशान हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं हालत सुधरी है। सुना आपने? एक भी मंत्री ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं हालत को कंट्रोल में कर पाया हूं, क्योंकि नहीं कर पाए हैं, कर नहीं पा रहे। पांडे जी सुन लीजिए, बोलने जा रहे हैं। वाजपेयी जी, ऐसा है, ऐश्वर्या जी, ऐसा है कि वाजपेयी जी अपनी गलती माने न माने, सरकारें अपनी गलतियां माने न माने, लेकिन जनता सब देख रही है। जिसके परिवार का सदस्य जा रहा है ऑक्सीजन न होने से,
वो इस बात को भूलने वाली नहीं है। पांडे जी और रुकिए। इसके साथ साथ ये भी कहने में कोई परहेज नहीं होगा, जनता ये भी नोट कर रही है कि वाकई में किसकी गलती है, केंद्र सरकार की गलती है, राज्य सरकार की गलती है, या हॉस्पिटल वाले की गलती है, या चीफ मिनिस्टर की गलती है, वो भी सब नोट कर रही है। देखिए बात समझिए, आरोप प्रत्यारोप से कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमको चीजों को पाक साफ तरीके से रखना भी चाहिए। समाधान देखिए नहीं ऐसा होगा। नहीं हुआ ये कि 2020 में जब पहली बार कोरोना आया तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कमान संभाल के सारी चीजों की घोषणा की, सारी चीजों को लागू किया, तो विपक्षी लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो लॉकडाउन तो लगा दिया, ये तो लगाना ही नहीं था। पांडे जी रुकिए ना, से लगा दिया। पांडे जी रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? इसीलिए राज्य सरकार, अरे यार पांडे जी रुक नहीं रहे, इनका ऑडियो नीचे कीजिए। सेंटर के पास सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन है, गाइडलाइंस है, लेकिन एग्जीक्यूशन राज्य सरकारों के हाथ में है, चाहे वो बीजेपी। मेरा सवाल संबित पात्रा जी से, एक मिनट। अगर वो उसमें कामयाब, संबित पात्रा, रत्नाकर त्रिपाठी, मैं जा रहा हूं दोबारा। संबित पात्रा, रत्नाकर त्रिपाठी। संबित जी 1 मिनट के लिए ए पॉलिटिकल होकर सोचे, डॉक्टर तो आप भी हैं। मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था, डॉक्टर तो आप भी हैं, आप मुझे बताइए ना, आप एक पेशेंट को समझा सकते हैं क्या कि आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा, आपका जो परिवार वाला है वो मर गया, या आप इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि इंजेक्शन दिल्ली सरकार नहीं लगवा पाई, केंद्र सरकार नहीं लगवा पाई, यूपी की सरकार आ गई? आप कह सकते हैं क्या? ये नहीं कह सकते हैं। तो क्या दिल्ली की सरकार के ऊपर इल्जाम डाल के दिल्ली की सरकार आप पर डाले, यूपी पर डाले, हरियाणा पर डाले, ये हो क्या रहा है? आप जनता को तो समझिए ना, इतने मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वालों को बोलो कि बीजेपी के साथ रहो, बीजेपी वालों को बोलो कि आम आदमी पार्टी के साथ रहे। क्या केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी का हाथ नहीं पकड़ सकती क्या इस समय? मैं आपसे पूछ रहा हूं संबित पात्रा जी, क्या हाथ पकड़ के अगर उन्हें नहीं चलना आ रहा तो उन्हें चलना सिखा दीजिए ना संबित पात्रा जी, जनता के लिए। अरे ऐश्वर्या भाई, मैं हाथ जोड़ के ही बोल रहा हूँ, खाली हाथ क्यों पकड़ना है, हम तो उनको पूरा पकड़ने के लिए तैयार हैं, मगर वो तो टीवी से बाहर निकलेंगे तभी तो पकड़ेंगे उनको। अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे, आप अभी ऑन करिए, अभी आ जाएंगे, मैं अरविंद केजरीवाल फिर शुरू हो जाएंगे, 24 घंटे एडवर्टाइजमेंट ही करते रहेंगे तो उनको पकड़ेंगे कैसे, आप ये बताइए। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप देखिए 4 दिन पहले जब दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाया कि अरे ऑक्सीजन तो आपका है, आपके पास टैंकर क्यों नहीं है, टैंकर तो बाकी राज्य सब जुगाड़ कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं टैंकर जुगाड़ किया, तो कल उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया हर जगह, राजस्थान में भी एडवर्टाइजमेंट है, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, केरल में भी, हर अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया, टैंकर दो। आप पता मुझे समझ में नहीं आया हर जगह एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया, मगर अगर एडवर्टाइजमेंट देना ही था तो 15-20 दिन पहले क्यों नहीं दिया? 15-20 दिन पहले कह रहे थे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम नहीं कर सकते, केवल मोदी जी ही कर सकते हैं। देखिए, जो आदमी हाथ पकड़ाना नहीं चाहता है उस आदमी को कैसे हाथ पकड़ा जाए? फिर भी देखिए, केंद्र सरकार दिल्ली के लिए 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन, 20 क्रायोजेनिक टैंक आज इंपोर्ट करके बाहर से लाया है, 20, ये केंद्र सरकार ने किया है। तो और ऑक्सीजन सिलेंडर 1,24,000 ऑक्सीजन सिलेंडर अन्य राज्यों को केंद्र सरकार ने दिया है। मानव जायसवाल जवाब देंगे। जिस प्रकार से 1000 बेड का यहाँ पर हॉस्पिटल केंद्र सरकार ने, सब कुछ केंद्र सरकार कर रही है, आगे भी केंद्र सरकार करती रहेगी, वैक्सीन ड्राइव भी करेगी। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, भैया उद्धव ठाकरे जी को बेस्ट सीएम के एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड दे दो, हम यहाँ लड़ाई मत करो। 24 घंटा बेस्ट सीएम है, हमें तो बोलता दे दीजिए ऑस्कर अवार्ड, दे ही दीजिए इनको, उद्धव ठाकरे जी को। मतलब कुछ भी महाराष्ट्र में खराब नहीं हो रहा है, वहां सब कुछ अच्छा हो रहा है। 22 लोगों की डेड बॉडी को एक आप गाड़ी के अंदर भर करके वहां पर स्मशान घाट ले जाते हैं और आपसे सवाल नहीं पूछा जाए, कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे, और सवाल पूछेंगे तो आप हमें गाली देना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। और यहाँ तृणमूल कांग्रेस के में जो कोरोना से मृत, आप उत्तर प्रदेश मत जाइए भाई साहब, महाराष्ट्र 60% केस दे रहा है, महाराष्ट्र को संभालिए। उत्तर प्रदेश हम संभालेंगे, आप महाराष्ट्र संभालिए। ये आप दूसरे देशों को, आप दूसरे राज्यों को मत देखिए प्लीज, हाथ जोड़ के भाई साहब। पांडे जी आपसे निवेदन है, आप महाराष्ट्र, मानव जायसवाल, महाराष्ट्र से बाहर दूसरे राज्यों, मानव जायसवाल 5,000 पांडे नहीं, मानव जायसवाल जी महाराष्ट्र से आ रहे हैं और यहाँ पांडे जी चले उत्तर प्रदेश संभालने के लिए। सभी का पहले नमस्कार। पांडे जी नहीं, मानव जायसवाल। पूरे देश मानव जी को फिर से चुनाव कराना है। आज ममता जी ने कहा है कि वो नमस्कार, साथ आ जाइए, बस आरोप प्रत्यारोप बाद में लगाइए। पूरे परिवार के साथ है, बोलिए प्रियजनों को खोया है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है इस कुछ दिनों में,
देश के लिए बहुत आपातकालीन स्थिति है। और जहां तक बात है सर, बंगाल भी इससे भी ग्रसित है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने किस तरीके से एक जजमेंट दिया, जस्टिस बैनर्जी ने ऑब्जर्वेशन दिया, इट वाज अ मर्डरस एक्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। हाँ जी, हाँ जी। ऑल इंडिया में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बंगाल को कोई भी पार्टी नहीं, बंगाल के लिए था, ये हर किसी के राज्य के लिए था, जो प्रधान प्रचारक है, केरल के लिए भी था, बंगाल के लिए भी था, बंगाल में आते आते उन्होंने 8 फेज ऑफ इलेक्शन करवा दिए। अब ये संबित पात्रा जी हैं, अब ये चुप रहेंगे नहीं, खलबली लग जाएगी। दादा, अरे सर थोड़ी सी संवेदना रखिए, दादा, आपको ऑस्कर देना है। अरे जायसवाल दादा, मिलेगा गुजरात के लिए, गुजरात के लिए दादा, एक राजनेता दिखा दो, बंगाल तो संभाल नहीं रहा है, एक तो राजनेता दिखा दो। एक सेकंड संबित पात्रा जी, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। इनको मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जायसवाल जी, हाथ होती है, हाथ होती है। और सर आप मुझे एक राजनेता दिखाइए जो ये कहने को तैयार हो कि मैं प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ। अरे आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या दीदी कहेंगी? अरे चाहते हैं प्रधानमंत्री देश का है कि किसी पार्टी का है? प्रधानमंत्री कहाँ है? अरे क्या प्रधानमंत्री देश का है कि किसी पार्टी का है? क्या सारे राजनेता 1 मिनट के लिए अपनी राजनीति छोड़कर जनता के लिए खड़े नहीं हो सकते? नहीं कह सकते कि हम एक साथ खड़े? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मुझे आप मजबूर कर रहे हैं चिल्लाने के लिए। अरे दादा, इतना मत चिल्लाइए, संवेदनशीलता दिखाइए। अरे सर आप आपने उसमें आप ऐसे चिल्ला रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने क्रिमिनलिस्ट आपके पास कुछ नहीं है देने को, सिर्फ भ्रम फैलाना है। और ममता रैली कर रही थी, सुनिए, एक बात तो 1 मिनट संबित पात्रा जी, जायसवाल जी सुनिए, और नहीं सुनेंगे तो मैं आपको ऑडियो डालूंगा, क्योंकि एक बात तो पूरे देश को ये बात समझनी पड़ेगी। जायसवाल जी, ये आपको भी समझना पड़ेगा, संबित पात्रा को भी समझना पड़ेगा, रत्नाकर त्रिपाठी को भी समझना पड़ेगा, और AK वाजपेयी को भी समझना पड़ेगा कि ये कोरोना तो हारेगा, इस कोरोना को हराना है, लेकिन अभी इसने तांडव मचाया हुआ है भारत में, और ये असलियत है। ना ये संबित पात्रा नकार सकते हैं, और ना आप नकार सकते हैं, और ना मैं। क्या आपके कोई सी जानकार परेशान नहीं है? मैं ये नहीं कह सकता हूं। क्या आप कह सकते हैं? नहीं, कोई भारतीय नहीं कह सकता है कि उसकी जानकारी में सुने ही नहीं है। आप चिल्लाए जा रहे, सुनिए जायसवाल जी को ऑडियो बंद कीजिए, जायसवाल जी को ऑडियो बंद कीजिए, उन्हें नहीं सुनना, वो अपने आप बोलते रहे। जायसवाल जी बोलते रहिए, आप राजनेताओं को इतना नहीं समझ आता है। एक सेकंड संबित जी 1 मिनट। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, नेता पार्टी का हो सकता है, प्रधानमंत्री देश के हैं, और प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने चुन लिया है। प्रधानमंत्री है वो, अब आप बदल सकते हैं? नहीं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, या तो आप बोलो कि मैं उनसे बेहतर काम कर सकता हूं, तो जाओ बैठो और करके दिखाओ। नहीं कर सकते तो अभी जब त्रासदी है तब तो साथ आ जाओ, जनता के लिए साथ आ जाओ। तुम्हें अपनी राजनीति करनी है, तुम्हें अपना ब्लेम गेम खेलना है, जनता को तो समझो यार। जनता को नहीं समझोगे तो परेशानी किसको हो रही है? आपको और उनको थोड़ी है, सबका हो जाता है। जनता परेशान है, लाशें देखो, हालत खराब हो रही है, सब लोग परेशान है, घरों में बंद है। आप निकल रहे हैं क्या बाहर? मुझे बताइए, मैं तो नहीं निकल सकता हूं। घर में बच्चे हैं, कैसे निकलोगे? कभी था भारत ऐसा? बार बार कह रहा हूं, दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, साथ में आओ। संबित पात्रा जी, साथ में लाइए, ये आपका कर्तव्य ज्यादा है। जनता ने आपकी पार्टी को जिताया, देश में आपकी सरकार है। ऐश्वर्या जी, हम तो साथ, मैं तो देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपने हमें बुलाया, हम तो आपके पास भी आ गए। आपने आम आदमी पार्टी को भी बुलाया होगा इस डिबेट में, वो तो आए ही नहीं, तो साथ के डिस्कशन ही नहीं करने के तैयार हैं, तो कैसे साथ में आए आप बताइए? बुलाइए जरा उनको, आके बैठे हमारे साथ डिस्कशन करें। जो आने को तैयार नहीं है, जो बात करने को तैयार नहीं है, हम तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लगातार 1 वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश की सरकार लड़ रही है कोरोना के खिलाफ। चाहे ऑक्सीजन प्लांट का विषय हो, हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट होगा, हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट होगा। दिल्ली को भी 8 ऑक्सीजन यूनिट के लिए, PSA के लिए ऑर्डर दिया था ना 1 साल पहले, दिसंबर 2020 में दिया था। क्या कर रही थी वो सरकार? अब कैसे हाथ पकड़ ले हम उनका? हाथ पकड़ लेंगे तो बोलेंगे हाथ पकड़ लिया है, डिक्टेशन कर रही है। हाथ नहीं पकड़ेंगे तो आप लोग बोल रहे हैं हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो।
भाई साहब जो देना है वो सब हम दे रहे हैं। ऑक्सीजन दे दिया, कम से कम ऑक्सीजन लेके तो पहुंचाइए। ये आइनॉक्स की चिट्ठी देखिए, ये आइनॉक्स की चिट्ठी मेरे पास है, ये देखिए जरा, ये आइनॉक्स की चिट्ठी क्या कहती है। आइनॉक्स त्रिपाठी जी बताइए ना, जो चिट्ठियां देखी है संबित पात्रा जी, मैं जानता हूं चिट्ठियां देखी, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सप्लाई करने के राजी नहीं है 28 हॉस्पिटल को। क्यों तैयार नहीं? बोल सकता हूं नहीं, आप बोलिए त्रिपाठी जी क्यों? बोल सकता हूं त्रिपाठी जी प्लीज बताइए ना क्यों? मत बनिए त्रिपाठी जी, राजनेता की तरह नहीं, देखिए एक भारतीय की तरह बताइए पात्रा साहब क्यों? मुझे भी बोल लेने क्यों हमारे राजनेता दुख होता है? नहीं बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए ना, साथ आइए नहीं, त्रिपाठी। ऐश्वर्या जी पहले मुझे एक बात का जवाब देने लीजिए संबित भाई को। बोलिए दादा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने पहले कहा कि अगर हाईकोर्ट के वो आपके कोटे का राहुल गांधी बोल देता है, आप नहीं बोलते हो। हाईकोर्ट का वाकई, एक मिनट सुन लीजिए, हाईकोर्ट का वाकई, पात्रा जी एक मिनट, वाकई उसका शासन है। एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की सरकार को 100 कमरे बुक करने को कहा, रिजर्व करने बिल्कुल नहीं। अभी आप देखिए, उनके लोगों के लिए प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी को लिया गया। मुझे ये गलत बता रहे थे, दूसरी आप चीज देखिए लाइव लॉ अभी पता कर लीजिए कि 750 बेड का अस्पताल तैयार है 2 मई को It is unthinkable that we as an institution will want any preferential treatment. आप हाईकोर्ट को गलत मत ठहराइए। नहीं, ऐश्वर्या जी, मैं चाहता हूँ कि जो सच्चाई है हाईकोर्ट को यहाँ बदनाम ना किया जाए, और सच्चाई को यहाँ मैं आपके सामने रखूं। हाईकोर्ट को बदनाम ना करें। मैं हाईकोर्ट ने क्या कहा है? देखिए ये बात सच है। एक मिनट त्रिपाठी जी, क्या कहा है? त्रिपाठी जी एक मिनट, मैं पढ़ देता हूं। त्रिपाठी जी एक मिनट, हॉस्पिटल को बुक त्रिपाठी जी एक मिनट, क्या कहा है? मैं पढ़ त्रिपाठी जी एक मिनट, आप झूठ बोल रहे हैं। हाईकोर्ट त्रिपाठी जी एक मिनट, त्रिपाठी जी एक मिनट, आप गलत आप करें। सुनिए, त्रिपाठी जी आपकी जानकारी गलत है। त्रिपाठी जी आपकी जानकारी गलत है। त्रिपाठी जी एक सेकंड संबित जी, मुझे उन्हें ठीक करने दीजिए। त्रिपाठी जी आप जो भी न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, त्रिपाठी जी आप जो भी न्यूज आर्टिकल, त्रिपाठी जी अभी हुआ है। त्रिपाठी जी मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आप फैक्चुअली गलत हैं। आप मेरे शो पे फैक्चुअली गलत नहीं हो सकते ना। सुनिए, देखिए इस शो की कोई मर्यादा नहीं। त्रिपाठी जी देखिए, आप एक वरिष्ठ नेता है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं। मैंने आपसे कहा भी कई बार, मैं आपकी बातों से सहमत भी होता हूं। आप गलत हैं, अभी फैक्चुअली गलत है। त्रिपाठी जी, कोर्ट ने जो आज कहा है, त्रिपाठी जी कोर्ट ने कहा है आज, हाँ आप इस पे बहस कर लीजिए, कोर्ट पे मत कीजिए। कोर्ट पे आप गलत है, जो कोर्ट ने कहा है वो सही है। कोर्ट ने क्या कहा है? एक मिनट, तो हाँ पढ़ दीजिए, सुन लीजिए, आ रहा हूँ, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, वाजपेयी जी आ रहा हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट से एक सेकंड त्रिपाठी जी सुनिए भी तो, इसको आवाज कम कर दीजिए त्रिपाठी जी की, ताकि सुन ले। त्रिपाठी जी सुनिए भी तो, इसमें किसी प्रकार हाईकोर्ट त्रिपाठी जी प्लीज सुनिए, त्रिपाठी जी प्लीज सुनिए। Delhi High Court says it never demanded. Delhi High Court says it never demanded special COVID facilities for judges at Ashoka Hotel. It is unthinkable that we as an institution will want any preferential treatment. High Court says, can we as an institution say to create special facility for us? Will this not be blatantly discriminatory that people can get treatment and there is a facility in 5-star hotel for us? ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 1 घंटे पहले कहा है, लाइव लॉ में मौजूद है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि वो दिल्ली हाई कोर्ट पे झूठी आक्षेप न लगाए। मैं राहुल गांधी जी से और प्रियंका जी से कहूंगा कि वो देखिए, चलिए ये भी क्लैरिटी हो गई, लेकिन संबित पात्रा जी इस बात की क्लैरिटी कब आएगी? चलिए संबित पात्रा जी, उस पर हो गई क्लैरिटी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे, त्रिपाठी जी से, पांडे जी से, सबसे पूछ रहा हूं, इस पे क्लैरिटी कब आएगी संबित पात्रा जी कि भारत में हर एक नागरिक दिल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, अरे यार सुन लीजिए त्रिपाठी जी, सुनने को नहीं राजी है। कोर्ट में जो होना था हो गया, बहस मत करिए। जो अस्पतालों में हो रहा है उस पर कर लीजिए। काम कर रही है तो पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऐश्वर्या जी, मैं भी त्रिपाठी जी का ऑडियो बंद करेंगे, डायरेक्टर साहब नहीं सुन रहे। आपसे एक निवेदन करता हूं ऐश्वर्या जी, पात्रा जी, मेरे को आप इस पे आश्वासन दीजिए ना, इस पे कब तक मिलेगा आश्वासन? देखिए ऐश्वर्या जी, बिल्कुल हम हर ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं रोज। आज भी 5 बजे मेरे डिबेट पे आए थे, 7 बजे नहीं आए। 5 बजे तक हमारे डिबेट्स पे आए थे, 7 बजे नहीं आए। लेकिन संबित पात्रा जी, केंद्र में सरकार आपकी, आप बताइए कब तक हम रेमडेसिविर इंजेक्शन, आईसीयू, वेंटिलेटर सबको दे पाएंगे?
भारत बड़ा देश है, दिक्कत है, लेकिन आश्वासन चाहिए लोगों को। लोग परेशान है संबित पात्रा जी। देखिए, ऑक्सीजन हो या रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो, इसमें दो चीज समझ लीजिए। दोनों का जो आवंटन है केंद्र सरकार ने भरपूर मात्रा में किया है। रेमडेसिविर को लेकर कहीं ना कहीं एक किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि एक भ्रम ऐसे फैलाया गया है कि वो लाइफ सेविंग ड्रग है, जिसको कि चाहे त्रिहान जी हो, चाहे देवी सेट्टी जी हो, चाहे गुलेरिया जी हो, उन्होंने आके बार बार सफाई दी है कि इस प्रकार की व्यवस्था ना की जाए जिसमें रेमडेसिविर को सबको दिया जाए। ऐसा नहीं करना है, कोई होर्डिंग भी ना करे और कोई ऑक्सीजन की भी होर्डिंग ना करे। और मैं सिर्फ आपसे भी बतौर मीडिया निवेदन करूंगा, अरविंद केजरीवाल जी को जरा टीवी से बाहर भेजिए। वो टीवी से बाहर निकलेंगे तभी जाके ग्राउंड पे आके काम करेंगे, तभी जाके वो अपना हाथ बढ़ाएंगे कि हमारी हाथ पकड़ो। हम तैयार हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर मीडिया से भी निवेदन है, कृपया सुबह से शाम तक हम उनको वही टीवी में देखते हैं, प्लीज उनको एडवर्टाइजमेंट से बाहर निकालिए। मीडिया नहीं, पूरे भारत को एक साथ आना पड़ेगा। जब तक आप रत्नाकर त्रिपाठी का हाथ नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप अरविंद केजरीवाल का हाथ नहीं पकड़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। मनोहर लाल खट्टर, अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ को साथ में काम करना पड़ेगा। अशोक गहलोत को शिवराज सिंह चौहान के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। देश की जनता इसी तरह से परेशान रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में इतना ही। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जनता के लिए साथ आ जाइए आप सब, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।